नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस एंड टेक का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। इसके पहले का जो क्लास फर्स्ट था उसमें हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के विकास में, राष्ट्रीय सुरक्षा में साइंस एंड टेक का क्या योगदान था। इसके अलावा प्राचीन काल में हमारे भारत में साइंस एंड टेक की क्या स्थिति थी। गणित में हमारा योगदान, साइंस में हमारा योगदान, मेडिकल क्षेत्र में हमारा योगदान प्राचीन काल में क्या रहा था। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया है। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में साइंस पर और प्रौद्योगिकी पर जो हमारे यहाँ पहली नीति बनी वो पहले साइंस पर बनी। 1958 में विज्ञान संकल्पना नीति आई थी, 1958 में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसके बाद फिर प्रौद्योगिकी आया। प्रौद्योगिकी पर जो नीति आई इसके 25 साल के बाद 1983 में आई। इसके बाद दोस्तों फिर साइंस और प्रौद्योगिकी को मिला दिया गया। 2003 में दोनों को मिलाकर एक नीति आया था, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद 2013 में फिर इनोवेशन की बात की गई। इसके अलावा अंतरिक्ष नीति भी आई। तो इन सभी नीतियों के बारे में और इसके अलावा भी और छोटी मोटी नीतियां हैं, नियम हैं, जो कि मैंने आपको क्लास फर्स्ट में डिस्कस किया है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्वतंत्रता के बाद हमारे यहाँ बनाए गए। उन सभी चीज़ों की चर्चा हमने क्लास फर्स्ट में की है। इसलिए मैं कह रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और लेखपाल की परीक्षा में वहाँ से 1 नंबर का प्रश्न बनना तय है। 1 घंटे की क्लास है, इसके पहले की ही वीडियो है, आप सभी लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। जो भी छात्र लेखपाल परीक्षा की सीरियस मोड में होकर स्टडी करना चाहते हैं, आप सभी लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तो अगली क्लास आपको नहीं मिल पाएगी। तो सब्सक्राइब जब करेंगे तो भी तभी आपको अगली क्लास मिलेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको शो होगा। तो सब्सक्राइब दोस्तों आप लोग जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। आप सभी को पता है हमारे दैनिक जीवन में हम लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग जाने अनजाने में रोज करते हैं। जैसे जब आप सो के उठते हैं तो आप फोन छूते हैं, फोन के पीछे भी क्या है, टेक्नोलॉजी है। आपको भूख लगी, आप किचन में गए, आप प्रेशर कुकर पे कुछ चढ़ाए, गैस चूल्हा आपने जलाया, गैस सिलेंडर आप देख रहे हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों टेक्नोलॉजी के बेस पर ही बनी है और इसके पीछे साइंस के नियम सिद्धांत काम कर रहे होते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में हम साइंस एंड टेक पर ही निर्भर हैं। वो चाहे जानकर हम लोग निर्भर हो चाहे अनजाने में। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि जो भी चीजें वो कर रहे होते हैं, जो भी डिवाइस का यूज कर रहे होते हैं, वो सब साइंस के माध्यम से, साइंस के नियमों के माध्यम से ही टेक्नोलॉजी डेवलप करके वो बनाई गई है। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में साइंस एंड टेक का क्या उपयोग है। तो मेडिकल क्षेत्र में किसी पर्सन के लिए क्या जरूरत होती है। सबसे जरूरत होती है उसे सस्ती दवाओं की, सुलभता से दवा मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, ये उसकी प्रायोरिटी होती है। कोई भी गरीब व्यक्ति है जो दूर दराज गांव में रह रहा है, काफी अंदर है, काफी मतलब शहर से कटा हुआ है, तो उसकी भी उसको वो भी बीमार होता है तो वो भी चाहता है कि मेडिकल इमरजेंसी पर उसको दवाएं उपलब्ध हों। और ये सारी चीजें दोस्तों सामान्य रूप से आसान नहीं है अगर हम इसमें साइंस एंड टेक का उपयोग घुसा दें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी। सामान्य रूप से अगर कोई बीमार होता है तो गाड़ी बुक होती है, फिर आप उसको लाद के सिटी में ले जाते हैं, अस्पताल में सारी चीजें होती हैं, फिजिकल प्रक्रियाएं होती हैं, सब कुछ फिजिकली होता है और आप उसमें लूट भी ले जाते हैं। कोई डॉक्टर है, आप गए, आप बोले कि इनके पेट में दर्द हो रहा है तो वो अल्ट्रासाउंड करा देगा, एमआरआई करा देगा, सीटी स्कैन करा देगा, मतलब जो चीज नहीं करानी है वो भी करा देगा और आपसे पैसा लूट लेगा। तो ये क्या है, ये दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन अगर हम इसमें साइंस एंड टेक के माध्यम से इस चीज को डिजिटलाइज्ड कर दें तो आप घर बैठे अपने फोन पर किसी अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर से, जो दूर किसी शहर में बैठा हुआ है, आप उससे डिस्कस कर सकते हो। आप अपना लक्षण बताओगे, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, इतने दिन से दिक्कत हो रही है, पेट मेरा दाएं दर्द हो रहा है, बाएं दर्द हो रहा है। इस तरह से वो आपको ऑब्जर्व करके ही आपको एक दवा बता देगा और आप वो दवा अपने आसपास के किसी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक है, मतलब हेल्थ में डिजिटल का उपयोग और टेक्नोलॉजी का उपयोग। तो यहां पर आप देख सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, उसकी गुणवत्ता, पारदर्शिता और दक्षता में सुधार। भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति में इसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने का एक मुख्य साधन बताया गया है। अब ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज क्या है, यूएचसी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि सार्वभौमिक का मतलब हर व्यक्ति, जैसे शहर में जो व्यक्ति है उसको तो आसानी से सुविधा मिल जाएगी,
लेकिन जो गांव में व्यक्ति है, दूर दराज किसी क्षेत्र से बिलोंग करता है, मरुस्थलीय क्षेत्र से यानी कि राजस्थान साइड से या पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करता है, किसी दूर दराज गांव का है, उस तक भी स्वास्थ्य सेवा पहुंचे, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो शहर का हो, सब तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचना ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों एक मिशन है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आप सभी लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में सुना होगा। आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय स्तर की योजना है। आई थिंक हाँ 2018 में आया था आयुष्मान भारत योजना, याद रखिएगा सभी लोग, 2018 में लाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये इसके अंदर भी 2-3 योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसमें 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलता है। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना। तो आयुष्मान भारत योजना एक अलग चीज है। उसी में दोस्तों एक पार्ट है आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM। तो पहले तो आप लोग आयुष्मान भारत योजना का डेट याद रखो, 2018 में आयुष्मान भारत योजना आया था। और ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, ये 2021 में आया। तो एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज मत होना, अगर आयुष्मान डिजिटल मिशन पूछता है तो 2021 आपका राइट आंसर होगा, और अगर आयुष्मान भारत योजना जैसा कुछ पूछ रहा है तो 2018 होगा। ठीक है, जैसे ग्रामीण परिवेश में जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं उसके अंतर्गत भी ये प्रश्न बन सकता है, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो जो आपका ABDM है, ये 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भारत सरकार की एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पहल है, यानी कि ये पूरी तरह से जो है डिजिटलाइज्ड स्वास्थ्य पहल है। इसका जो उद्देश्य है यह है डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार करना, यानी कि एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। तो ये सब हटा दो, ये आप इंग्लिश वाला देख लो, डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना। इसका मतलब ये है कि पूरा हेल्थ सिस्टम, पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम एक डिजिटल नेटवर्क से जुड़ जाए। जैसे डॉक्टर को भी एक डिजिटल नेटवर्क पे जोड़ दो, लैब है उसका भी रिपोर्ट जो आता है वो आप डिजिटल नेटवर्क पे जोड़ दो। मतलब कोई पर्टिकुलर एक ऐसा नेटवर्क हो जहां पर सारी की सारी चीजें, दवाएं, रिपोर्ट, डेटा, डॉक्टर, लैब, पेशेंट, सब चीजों को एक नेटवर्क पर जोड़ देना ही डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। इससे क्या होगा, इससे डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण होगा और एक ही सिस्टम पर सारी चीजें उपलब्ध होंगी। जैसे आप बीमार हो गए, इमरजेंसी में भाग के अस्पताल पहुंच गए, डॉक्टर आपसे पूछ रहा है भाई पर्ची लाए हो, तो पता लगा पर्ची आप लाए ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा, फिर आप वहां पर डिसअपॉइंट होंगे, परेशान होंगे, घर पे फोन करेंगे, पता लगे पर्ची मिल रही है नहीं मिल रही है। ऐसे में और इसमें क्या होगा, ABDM के माध्यम से क्या होगा, आपका जो पर्ची वाला काम है वो आपका जो एकीकृत नेटवर्क तैयार किया गया होगा उस नेटवर्क पर होगा। आप बोलेंगे भैया ये सीरियल नंबर है, आप डालो, तुरंत आपको वो पर्ची मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि सारी दवाएं कौन सी यूज कर रहे हो, डॉक्टर पूछेगा इसके पहले कौन सी दवा खाई है, तो वो उसी नेटवर्क पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, ये सब ABDM के प्रयोग से ही संभव हो पा रहा है, और ये आयुष्मान भारत योजना जो है इसी का डिजिटल विस्तार है। ठीक है, तो आप समझ गए ABDM के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं डिजिटल हेल्थ ID। डिजिटल हेल्थ ID को हम लोग आभा ID बोलते हैं। तो पहले आप लोग आभा ID का फुल फॉर्म, ये जो आभा शब्द है इसका फुल फॉर्म आप लोग फुल फॉर्म पूछ सकता है कि आभा का फुल फॉर्म क्या है, तो ये लोग इसको आप लोग लिख लीजिए। इसका जो फुल फॉर्म है ये है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये महत्वपूर्ण है। आभा का फुल फॉर्म एग्जाम में बन सकता है, इसलिए बार बार कह रहा हूं, इसको आप लोग याद कर लीजिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल अकाउंट दिया जाता है, मतलब डिजिटल स्वास्थ्य अकाउंट, यानी कि एक ID दी जाती है जो कि डिजिटल वाली होती है, 14 अंक की ID होती है, ये भी याद रखिएगा, 14 अंक की ये ID होती है। यानी कि आभा ID कितने अंक की होती है, तो 14 अंक की होती है। यह ID व्यक्ति के समस्त रिकॉर्ड को एक सुरक्षित डिजिटल प्रोफाइल में जोड़ता है।
ये आप आधार कार्ड से भी लिंक करते हैं, उसमें मोबाइल वगैरह डाल सकते हैं। तो जितना भी आपका डिटेल है, जहां से भी आप किसी योजना का उपयोग किए हुए हैं, इसके पहले आपकी जो दवाएं हुई हैं, आपके सभी रिपोर्ट आभा आईडी के माध्यम से जब आप वहां पे डालेंगे, जहां पे भी आप जाते हैं, तो सब कुछ आपका निकल कर वहां पे आ जाएगा। एक व्यक्ति पर एक आईडी बनती है और ये जीवन भर के लिए मान्य होती है। मरीज अपनी जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण रख सकता है, यानी कि उसको सारी की सारी चीजों का एक्सेस, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड अगर उसको जानना है तो वो सब आभा आईडी के माध्यम से फटाक से निकल आएगा। और डेटा गोपनीयता वगैरह भी रखी जाती है, मतलब डेटा ब्रीच ना हो, ये इसमें कोशिश रहती है। इसके अलावा दोस्तों ई हेल्थ रिकॉर्ड, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति की सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी डिजिटल रूप में संकलित, वही जो मैंने आपको बताया, जो डेटा आप संग्रहित करते हैं उसी को ई हेल्थ रिकॉर्ड कह दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड कह दिया जाता है। जैसे डॉक्टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट या अस्पताल में जो भर्ती का विवरण है, ये सारी चीजें जो है आपका ई हेल्थ रिकॉर्ड में दर्ज होती हैं। इसके बाद में दोस्तों है टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी। ये काफी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे जो जागरूक लोग हैं वो इसका उपयोग कर रहे हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत ज्यादा है, गरीबों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो उनको मिल ही नहीं रही है। अब इस सुविधा का उपयोग मैंने दोस्तों अपने जीवन में खुद किया है। हमारी दादी जी का तबीयत खराब हुआ था, उनको फालिज लगा था, मेडिकल कॉलेज लखनऊ में उनका जो है इलाज हुआ। अब इसके बाद में फिर वहां से हमें घर भेज दिया गया। अब बार बार जरूरत पड़ती थी डॉक्टर की, तो हमें बार बार लखनऊ नहीं जाना पड़ता था। हम लोग यहीं से डॉक्टर को जो है जो ये संजीवनी, ई संजीवनी ऐप है, इसमें लॉगिन करके हम लोग डॉक्टर से जो है वहां पर परामर्श, जो दवाएं वगैरह जरूरी थी उनसे हम पूछ लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ई संजीवनी ऐप है, इसका उपयोग करके आप अगर कहीं पे एडमिट हुए हैं और आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है, आप घर आ गए हैं, तो आपको बार बार अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये डॉक्टर टू डॉक्टर और डॉक्टर टू पेशेंट दोनों के लिए बनाया गया है। ठीक है, डॉक्टर टू पेशेंट दोनों के लिए बनाया गया है। जैसे एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से भी अगर कुछ बात मशवरा करना है, कि जैसे आपने न्यूरो को दिखाया, फिर आपको किसी और डॉक्टर के पास भेज दिया गया, तो ये डॉक्टर टू डॉक्टर भी संपर्क हो सकता है और डॉक्टर टू पेशेंट हो सकता है, मतलब पेशेंट टू डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों ई संजीवनी ऐप जो है ये सुविधा देता है। यह राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा है। दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर टू डॉक्टर, यानी कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र बने होते हैं, वहां पर आप अपना केस लेकर गए, वहां के डॉक्टर को उतनी जानकारी नहीं है, उसको अगर कुछ परामर्श लेना है तो वो अपने ऊपर के डॉक्टर को, यानी कि अगर डिस्ट्रिक्ट में वो अस्पताल है वहां के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहे, या किसी बड़े शहर में जो डॉक्टर है वहां से परामर्श लेना चाहे, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो डॉक्टर है ना, वो भी किसी अन्य डॉक्टर से परामर्श ले सकता है। ये डॉक्टर टू डॉक्टर होता है, जिसमें ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र या जिला मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्राथमिक डॉक्टर विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेता है और जटिल मामलों में जो है ये बेहतर निदान देने की कोशिश, इसमें प्रयास होता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं डॉक्टर टू पेशेंट होता है, ओपीडी, यानी कि मरीज सीधे मोबाइल कंप्यूटर से डॉक्टर से जुड़ सकता है, बिना अस्पताल गए परामर्श ले सकता है। जैसे बहुत सारी महिलाओं में जो प्रेगनेंसी का केस होता है, 9 महीने का पूरा इनका जर्नी होता है प्रेगनेंसी वाले में। इसमें दोस्तों बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बीच बीच में कई बार तबीयत खराब होता है, पेट में दर्द होता है, बहुत बार डर लगता है कि यार बच्चा मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो अब 9 महीने, अब वो मदर है, 7 महीने का बच्चा हो गया है, पेट उसका थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बार बार भाग भाग के अस्पताल तो जा नहीं पाएगी। तो ऐसे केस में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके लिए ये बड़ा फायदेमंद ऐप हो जाता है उस टाइम पे, कि वो डॉक्टर से घर बैठे सलाह ले सकती हैं। एक बेसिक फीस होती है 200-300 फीस देके ये घर से ही डॉक्टर से बेहतरीन सलाह ले सकते हैं। और इसमें डॉक्टर दोस्तों पूरा कोऑपरेट करता है, क्योंकि डॉक्टर को भी पता है कि अगर बढ़िया सलाह देंगे तभी 9 महीने का जब बच्चा हो जाएगा, डिलीवरी का टाइम आएगा, तो ये मेरे यहाँ फिर आएगी। ठीक है, तो ये सोच के डॉक्टर भी, ये प्राइवेट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी गवर्नमेंट में तो आप समझते ही हो, गवर्नमेंट में थोड़ा सा चीजें डिले होती हैं, लेकिन प्राइवेट में ये बड़ा अच्छा होता है कि आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो, मतलब ई संजीवनी ऐप के माध्यम से, और वो अच्छी सुविधा भी देते हैं प्राइवेट वाले। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें कुछ विशेषताएं वगैरह लिखी है। निःशुल्क सेवा है, प्रतीक्षा समय में कमी हो जाती है। जैसे आप जाओगे टोकन लोगे, वहाँ पे लाइन लगता है, आपको पता ही है हालत क्या है हमारे यहाँ अस्पतालों की। तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों है ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्रभाव। यहाँ पर पहाड़ी, वनवासी, सीमावर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं आराम से पहुंच जाती हैं। महिला, बुजुर्गों की भी समस्याएं बहुत रहती हैं, कुछ ना कुछ बीमारियां इनको लगी रहती हैं, तो इनके लिए भी ये सुविधा काफ़ी अच्छी होती है। दिव्यांग जो चल नहीं सकते हैं, एक्टिव नहीं है, उनके लिए भी ये सुविधा बहुत आसानी से जो है मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी में जो है साइंस एंड टेक का यूज होता है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारे शरीर में जीवित कोशिकाएं हैं, आरएनए है, डीएनए है, इनके अध्ययन के माध्यम से कुछ ऐसा बनाना ताकि जेनेटिक रूप से वो अगले व्यक्ति तक ना पहुंचने पाए, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारे आरएनए, डीएनए, कोशिकाएं या अन्य चीजों का जो हमारे शरीर से संबंधित है, उनका अध्ययन करके बेहतर सुधार किया जा सके। इसमें क्या होता है, स्वदेशी टीकों का विकास। अभी आपने देखा जब कोविड-19 फैला, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में सभी लोग अपना अपना टीका बनाने में लग गए। कोई कोविशील्ड बना रहा है, कोई कोवैक्सीन बना रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे देशों ने जो है अपने अपने यहाँ टीका बनाया। तो हमारे यहाँ का जो टीका था वो कोवैक्सीन था, ठीक है। कोविड-19 में जो हमने टीका लगवाया था अपने इंडियन मेड, वो कोवैक्सीन था, ठीक है। इसके बाद में आता है जीनोमिक रिसर्च। जीनोमिक रिसर्च में क्या होता है कि जैसे रोगों के आनुवंशिक कारणों का पता लगाया जाता है। जैसे हमको कोई रोग हो गया, तो हमको वो रोग क्यों हुआ, क्या हमारे क्या ये क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंट हुआ है, क्या बोलेंगे उसको, क्या इसका ये आनुवंशिक है, मतलब माता पिता में था फिर हमारे अंदर आ गया। यानी कि जो आनुवंशिक रोगों की जानकारी होती है, आनुवंशिक रोगों के कारणों का पता लगाने के लिए जीनोमिक रिसर्च किया जाता है। बायो सेंसर में क्या होता है, रोग की पहचान के लिए जैविक सेंसर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आपके अंदर जो रोग हुआ है, आप पे सेंसर लगाया जाएगा, वो सेंसर उसी हिसाब से मूवमेंट करेगा और उस मूवमेंट के हिसाब से ये पता लगा लिया जाता है कि इनको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मेडिकल इमरजेंसी में तेज व्यवस्थाएं, तेज सुविधाएं आप तक पहुंचाती हैं, सस्ती होती हैं और इसमें जो जांच होती है वो भी काफी गुणवत्तापूर्ण होती है। तो इन सब में साइंस एंड टेक का प्रयोग किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस, फार्मा, इसमें क्या है, मेडिकल उपकरणों का स्वदेशीकरण हो गया है। जन औषधि योजनाएं, सस्ती दवाएं आ रही हैं, एआई आधारित रेडियोलॉजी, कैंसर स्क्रीनिंग हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जेनरिक दवाओं का सभी लोग यूज करते ही हैं, सस्ती होती हैं थोड़ी। जो पेटेंट वाली दवाएं होती है बड़ी महंगी होती हैं, ठीक है, लेकिन जो जेनरिक दवाएं आजकल बन रही है वो काफ़ी सस्ती हो जाती हैं। जैसे आप पैरासीटामॉल का अगर आप ओरिजिनल लेते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन अगर आप पैरासीटामॉल का जेनरिक दवा लेते हैं तो 2 रुपये टैबलेट में आप बुखार ठीक कर लेंगे अपना। तो इन सब के माध्यम से ये सब चीज़ें कैसे संभव हो पाई, साइंस एंड टेक के माध्यम से। इसलिए मेडिकल साइंस में साइंस एंड टेक का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में साइंस एंड टेक का क्या उपयोग है। दोस्तों आपको पता है हमारे भारत में जो मैक्सिमम आबादी है वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो इकोनॉमिक सोर्स है, जो प्रमुख आय का स्रोत है गांव क्षेत्र में, वो आज भी कृषि है। अगर हम कृषि में उत्पादन फसलों का बढ़ा दें, जोखिम कम कर दें, जैसे बाढ़ या कोई आपदा आती है तो फसलों का नुकसान कम हो, पूर्वानुमान यानी कि पूर्व चेतावनी दे दी जाए कि ऐसे ऐसे चीजें इस साल हो सकती हैं, तो किसान सावधान हो जाएंगे। अगर हम किसानों की आय को दोगुना कर दें तो ये क्या होगा, ये एक तरह से इकोनॉमी में बूस्ट होगा। जो लोग हैं उनको रोजगार अपने गांव में ही मिल जाएगा और बहुत सारे किसान संतुष्ट होंगे, परेशान नहीं होंगे। जैसा कि आपको पता है आज हमारे भारत में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। सब जगह पे नहीं, लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जहाँ पे बारिश नहीं होती है, समय पे फसल उत्पादन नहीं होता है, या जो चीजें उत्पादित होती हैं उनमें उनका बहुत पैसा लग जाता है, या जो एमएसपी है वो उस हिसाब से उनको नहीं मिल पा रहा है जितना उनको चाहिए होता है। तो यह सारी चीजें हैं, किसानों की समस्याएं हैं, और इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए कृषि क्षेत्र में साइंस एंड टेक को लाए जाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कृषि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके फसलों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम चल रहा है। जैसे अभी हमने ऊपर देखा, जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, किसी भी इंसान का आरएनए, डीएनए या उसकी कोशिकाओं का अध्ययन करके एक अलग तरह के कुछ प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो कि आने वाले जनरेशन में
अगर हम उसको डाल दें तो वो रोग आपको नहीं होगा जो आपके माता पिता में था। ठीक है, यानी कि कहें अगर हम मोटी मोटा कह सकते हैं कि आरएनए डीएनए कोशिकाओं का अध्ययन, ताकि जो अगली जनरेशन आने वाली है वो बेहतर हो सके। इसी तरह से दोस्तों जो कृषि जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें हम लोग जैव संवर्धित फसलें बनाते हैं। जैव संवर्धित फसलों का मतलब ये होता है कि जैसे उन्नत किस्म की 2 फसलें आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने एक फसल चावल को यहाँ पे लिया है, चावल की कोई 2 वैरायटी बताइए। जैसे आप एक ले लीजिए बासमती चावल, और दूसरा कोई आप और एक ले सकते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अरवा वगैरह होता है, पता नहीं क्या, और अरवा होता है, बासमती होता है, एक दो चावल आप समझ लीजिए अपने हिसाब से। उन्नत किस्म की 2 फसलें आपको लेनी है, इन दोनों का संकरण कर दीजिए आप, मतलब इन दोनों का संकरण आप कराएंगे और एक हाइब्रिड फसल बनेगी। एक हाइब्रिड फसल बनेगी जिसमें बासमती चावल का और ये सांभा सांभा आई थिंक है ना, सांभा चावल के दोनों के गुण होंगे, और ये उन्नत भी होगा, सस्ता भी होगा, और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी यानी कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हम उन्नत प्रकार की फसलों का निर्माण करते हैं जो सस्ती होती हैं, जिसमें जो कीट वगैरह लगते हैं, जो फसलों में रोग लगते हैं वो कम होता है, यानी कि इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, कीटों से लड़ने की क्षमता होती है, ताकत होती है, इसलिए इसमें कम कीटनाशक का भी प्रयोग होता है, और जो पैसा कीटनाशक पे किसान खर्च करता है वो भी उसका बचता है, और कीटनाशकों के कम प्रयोग होने से फसल भी स्वास्थ्यवर्धक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हाइब्रिड और संवर्धित फसलों का निर्माण हो रहा है। आईसीएआर एवं कृषि विश्वविद्यालयों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि आपको पता है, आईसीएआर भारत का शीर्ष कृषि अनुसंधान विकास केंद्र है। ठीक है, भारत में ये कृषि क्षेत्र में सबसे शीर्ष संस्थान माना जाता है आईसीएआर। बाकी जब हम संस्थानों की चर्चा करेंगे तो वहां पर इसका डिस्कस डिटेल में कर लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित कृषि, आईटी बेस पर जो कृषि है, जैसे मतलब कृषि क्षेत्रों में आईटी सेक्टर का हम यूज कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अब ये क्या है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या हो सकता है क्या जैसे हम लोगों को कार्ड मिलता है ऐसे मृदाओं को कार्ड मिलता है? बिल्कुल मिलता है। जैसे पर्टिकुलर कोई रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्षेत्र यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है, कुछ यहाँ पर पठारी क्षेत्र है, कुछ मिट्टी यहाँ पर अलग टाइप की है, बलुई है, दोमट है, किसी भी प्रकार की मिट्टी है। तो ऐसे में क्या होता है कि पर्टिकुलर क्षेत्र का मिट्टी का अध्ययन किया जाता है कि इस मिट्टी में प्रोडक्शन कितना हो सकता है, और उस क्षेत्र की मिट्टी को एक उस क्षेत्र की मिट्टी के जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अब ऐसा यहाँ पे नहीं है कि यहाँ पे मृदाओं को कार्ड मिलता है, ऐसा नहीं है। इस मिट्टी की जांच का एक रिपोर्ट तैयार करना होता है कि भाई इस मिट्टी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा, इस मिट्टी में बालू बहुत ज्यादा है, यहाँ पर ये फसल बोई जानी चाहिए तब होगी, यहाँ पर दोमट मिट्टी है, यहाँ पर आप गेहूं चावल बढ़िया बो सकते हैं, मतलब जो भी है, जो भी फसल उस मिट्टी में हो। इस तरह से दोस्तों मिट्टी का अध्ययन करके अनुकूल फसलें हम उस मिट्टी में बोते हैं, इसका एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, उसी को कहते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। वैज्ञानिक उर्वरक का उपयोग यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई वही सारी चीजें मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आईएमडी मौसम पूर्वानुमान, जब किसान फसल अपना बो देता है, उम्मीद लगाता है कि भैया बहुत अच्छा प्रोडक्शन इस बार होने वाला है, देखता है कि फसलें लहलहा रही हैं, गेहूं लटक रहे हैं, चावल कटने वाला है, ऐसे में क्या होता है, बाढ़ आ गया, ओला गिर गया, आग लग गई, बहुत सारी चीजें होती हैं, प्राकृतिक घटनाएं आपदाएं घट जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आईएमडी पूर्वानुमान, इसमें क्या होता है, जो हमारा आईएमडी है, जो मौसम विज्ञान केंद्र है, वहां से सूचना दे दी जाती है कि भाई आपके क्षेत्र में बारिश होने, अगले 15 दिन में घनघोर बारिश होने की संभावना है। तो किसान उस हिसाब से सजग हो जाता है। किसान इनका प्रयोग जो है सिंचाई के लिए भी करता है, जैसे ये सोचता है कि भाई चलो ठीक है, खेत जो है सींचने लायक हो गया है, लेकिन ये सूचना मिल जाती है आईएमडी के माध्यम से, फोन पे मैसेज आ जाता है कि अगले 10 दिन तक बारिश बहुत तेज होगी, तो फिर वो सिंचाई नहीं करता है, बारिश का वेट कर लेता है। तो इस तरह से मौसम का पूर्वानुमान लगने से भी फसल की सुरक्षा बनती है, और यहाँ पर जो है प्रोडक्शन वो अच्छा निकलता है। ड्रोन तकनीक के माध्यम से कीटनाशक छिड़काव, कीटनाशक दोस्तों बहुत नुकसानदायक
दवा होती है, अगर शरीर में लग जाए, अंदर चला जाए तो फेफड़ों को, श्वास नली में नुकसान पहुंचाता है। और जहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में खेती होती है, सैकड़ों एकड़ में खेती होती है, वहां व्यक्तियों के माध्यम से कीटनाशक का छिड़काव नहीं किया जाता है, वहां पर ड्रोन टेक्निक का प्रयोग करके कीटनाशकों को छिड़का जाता है। इस तरह से जो है कृषि क्षेत्र में हम आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बाद में आपका आता है डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग वो वाला डिजिटल मार्केटिंग नहीं है जो फ्रीलांसिंग होता है और डिजिटल कोर्स प्रमोशन होता है, ब्रांड प्रमोशन होता है, ये उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कृषि क्षेत्र से संबंधित डिजिटल मार्केटिंग की। जैसा यहाँ पर आप शब्द देख रहे हैं, लिखा हुआ है ई नाम। तो ई नाम का पहले आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। ई तो सभी को पता है इलेक्ट्रॉनिक होता है, और नाम का मतलब होता है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, ये इसका फुल फॉर्म है, नाम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसमें क्या होता है, ई नाम में क्या होता है, ये तो नाम का फुल फॉर्म हो गया, और जब इसके आगे ई लग गया तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। इसमें क्या होता है, देश में जितनी कृषि मंडी हैं, पूरे भारत में जितनी भी कृषि मंडी हैं, जहां जहां स्टैब्लिश हैं, जहां जहां स्थापित हैं, या कोई भी खाद्य भंडारण, फसल भंडारण केंद्र बना हुआ है, तो उन सबको डिजिटलाइज्ड कर देना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार में जहां पर भी मंडी वगैरह है उन सबको डिजिटलाइज्ड करना, ताकि रिपोर्ट कार्ड बढ़िया से तैयार हो पाए कि पर्टिकुलर क्षेत्र में कितना प्रोडक्शन हुआ है। इसके अलावा एमएसपी, फसल बीमा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। एमएसपी का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है एमएसपी का फुल फॉर्म। ठीक है, एग्रीकल्चर में बन सकता है ये प्रश्न, इकोनॉमिक्स में, तो यहां पर आप लोग जानिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इन सब में जो है डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग किया जा रहा है, ताकि जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है वो बढ़िया से तैयार हो सके, और जो हमारा मंडी है, जो सब्जी मंडी है या कृषि मंडी है या फसल भंडारण का जो जगह बनाया गया है वो डिजिटलाइज्ड किया जा सके, ताकि रिपोर्ट कार्ड बढ़िया से तैयार हो, कितना आया कितना गया, और फसलों का उसी हिसाब से जो है किसान को मुआवजा और एमएसपी निर्धारित किया जा सके। ठीक है, इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग कृषि क्षेत्र में किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास। शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास, जैसा कि यहाँ पे जानते हैं, हमारे देश में अशिक्षा आज भी है। जहां पूरा वर्ल्ड, आप यूरोपियन देश में देखेंगे तो 100% लिटरेसी है, आप जहां भी डेवलप कंट्री को देखेंगे वहां पर 100% लिटरेसी आपको देखने को मिलती है, या 99% के आसपास लिटरेसी आपको देखने को मिलती है। हमारे भारत में आज भी जो लिटरेसी है, अभी इस टाइम करंट की अगर मैं बात करूं, भारत में लिटरेसी कितना है, तो लगभग 81% लिटरेसी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस टाइम पर। और जब देश आजाद हुआ था, जब देश हमारा आजाद हुआ था 1947 में, उस टाइम पे जो लिटरेसी थी वो मात्र 12% थी। अब आप समझ सकते हो कि हमारी हालत क्या थी दोस्तों, क्या क्या लिटरेसी थी इंडिया में, जरा आप लोग सोच के बताएं। मात्र 12%, यानी कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें 88 लोग अनपढ़ हैं। मात्र 12% ऐसे लोग हैं जिनके पास शिक्षा है। अच्छा, लिटरेसी का मापदंड की अगर मैं बात करूं कि लिटरेसी कहते किसे हैं, क्या पढ़ना, क्या सिग्नेचर करना, या किस हिसाब से हम कहते हैं कि ये व्यक्ति साक्षर है, तो हमारे इंडिया में लिटरेसी का जो मापदंड निर्धारित किया गया है वो पहले तो 7 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए। 7 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति अगर है तो उसको लिटरेसी के लिए काउंट किया जाता है। 5 वर्ष के बच्चों पर अगर हम लिटरेसी काउंट करने लगेंगे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लिखना पढ़ना इस उम्र में नहीं आता है। तो 7 वर्ष के ऊपर के जो बच्चे होते हैं उनको लिटरेसी के लिए काउंट किया जाता है, क्योंकि 7 वर्ष का मतलब है कि बच्चा 2, 3 या 4 क्लास में पढ़ रहा होगा। ऐसे में उसको लिखना पढ़ना, भाषाई ज्ञान, जो वहाँ का स्थानीय भाषाई ज्ञान है उसका जानकारी उसको हो गई होगी। तो यहाँ पर जो पहली कंडीशन है वो 7 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, यानी कि लगभग मान लीजिए 8 वर्ष का या 10 वर्ष का होना चाहिए। जो मतलब एवरेज मोटा मोटी चलता है वो 10 वर्ष मान लीजिए। ठीक है, तो 10 वर्ष कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, और उसको किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, ठीक है, किसी भी एक भाषा का या स्थानीय भाषा का उसको ज्ञान होना चाहिए। जैसे उसको लिखना आता हो, उसको पढ़ना आता हो, ये 2 चीजें दोस्तों मस्ट है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि भर्राटिया लिख ले, भर्राटिया पढ़ ले, ऐसा नहीं है। वो मात्रा जोड़कर भी अगर पढ़ लेता है, चीजों को समझ ले रहा है, अंकीय ज्ञान उसे है,
अपने दैनिक दिनचर्या में जो भी लिखने पढ़ने की चीजें उसके सामने आती हैं वो कर लेता है तो उसको साक्षर माना जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आपको सिग्नेचर करना आता है तो आप साक्षर माने जाएंगे, तो वो साक्षर की कैटेगरी में दोस्तों नहीं होता है। सिग्नेचर तो कोई भी कर लेगा, एक बच्चे को आप गोला छपवाते हैं तो वो भी बढ़िया गोला धीरे धीरे छापने लगता है। ऐसे ही आप किसी भी व्यक्ति को 15-20 साल 45 साल का जो भी व्यक्ति है उसको कुछ रटा देंगे कि आपको अपना नाम ऐसे ऐसे लिखना है, तो वो व्यक्ति लिख ले जाएगा। इसके अलावा उसे एक भी अक्षर का नॉलेज नहीं है तो वो साक्षर नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे भारत में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर मात्र 12% की लिटरेसी थी, 88% लोग अनपढ़ थे। ये स्थिति थी उस टाइम पर। अभी अगर हम बात करें जो 2011 वाला जनगणना हुआ है उस टाइम पर अगर हम बात करें साक्षरता की तो लगभग 74% लोग साक्षर थे। अभी जो हाल ही का जनगणना 2011 में, जैसा कि आपको पता है, इसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, जनगणना होने वाला है, बात चल रही है इस पे। तो एक अनुमान लगाया गया है, बहुत सारी एजेंसी होती हैं जो काम कर रही होती है कि इस समय भारत में कितनी साक्षरता है। तो जो एजेंसियों ने अनुमान लगाया है वो इस टाइम पर 81% अनुमान लगाया गया है कि अभी 81% लोग भारत में साक्षर हो चुके हैं। 2011 में कितनी साक्षरता थी? 74% साक्षरता थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सापेक्ष में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश आपका यूपी स्पेशल के अंदर अंतर्गत काउंट हो जाता है। तो यूपी की आबादी जो अभी है, मतलब अगर हम बात करें अभी जो आबादी है उसमें कितने परसेंट लोग साक्षर हैं, तो अप्रॉक्स 75% के आसपास जो है इसमें अभी साक्षर बताए जा रहे हैं। ये दोस्तों अप्रॉक्स है। जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है वो 2011 के हिसाब से बनेगा, और 2011 के हिसाब से जो यूपी की साक्षरता है वो 67.77% है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। 67% जो है 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की साक्षरता उस टाइम पर थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए। आपको थोड़ा बैकग्राउंड देना जरूरी था ताकि आप लोग समझे कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में साइंस एंड टेक के माध्यम से बहुत सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। कोई उनसे फीस नहीं लिया जा रहा है ताकि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हो पाए। अभी आप लोग हाई स्कूल का भी केस देख रहे होंगे। हाई स्कूल में भी जो कोर्स वगैरह है उसको सस्ता कर दिया गया है ताकि लोग पढ़ाई अपनी ड्रॉप ना करें, मनोबल उनको मिले। पहले क्या था कि लोग हाई स्कूल में ही फेल हो जाते थे। हाई स्कूल में भी बहुत टाइट एग्जाम होता था, सिलेबस बहुत टाइट था, तो लोग इसमें फेल होने की वजह से उनको ये मान लिया जाता था कि भैया जब ये हाई स्कूल में फेल हो गया, कक्षा 10 नहीं पास कर पाया, तो ये तो पढ़ने में बिल्कुल नकारा है, बेकार है एकदम से, तो उसको फिर 11th या 12th में उसका नाम ही नहीं लिखाते थे। बहुत सारे पेरेंट्स की ये हालत थी, गांव क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी बच्चा हाई स्कूल में फेल हो जाता था तो उसका कहते थे कि ये पढ़े लिखेगा नहीं, इसको मजदूरी उजदूरी लगा दो कहीं पे। तो उसकी पढ़ाई ड्रॉप ना होने पाई, इसलिए हाई स्कूल का कोर्स डिजाइन में प्रैक्टिकल वगैरह शामिल करके उसको थोड़ा सस्ता किया गया ताकि जो इंटरमीडिएट तक के स्तर की पढ़ाई है वो एटलीस्ट बच्चों को मिल पाए। इसके बाद बीए बीएससी तो बच्चा कहीं से भी कर लेता है, पार्ट टाइम में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट सरकार के द्वारा उठाई गई और धीरे धीरे जो इंडिया की साक्षरता है वो आज 80% के पार चली गई है। भारत की साक्षरता की मैं बात कर रहा हूं, और लक्ष्य जो है वो 99% साक्षरता की है या 100% साक्षरता की है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हैं और कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से डिजिटल सेवाएं भारत में आई हैं साइंस एंड टेक के माध्यम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल शिक्षा। जैसे कि आप मेरा जो वीडियो देख रहे हो, ये क्या है? ये एक तरह से डिजिटल शिक्षा है। डिजिटल शिक्षा के माध्यम से आप लेखपाल के कोर्स का अध्ययन कर पा रहे हैं। पहले क्या था, कोचिंग ऑफलाइन होती थी। आज के 2015 के पहले की अगर मैं बात करूं तो कोचिंग क्या होती थी, ऑफलाइन होती थी। आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाना पड़ता था, एडमिशन लेना पड़ता था, आप पर डे वहां जाते थे, पर डे आते थे। और अगर आपके आसपास कोचिंग सेंटर है तो ठीक है, अदरवाइज आपको अपने घर से निकल के किसी बड़े शहर में भी जाना पड़ता था। तो चीजें महंगी थी और उतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। आज चीजें सस्ती भी हो गई हैं और कंफर्टेबल भी हो गई हैं। आप घर बैठे अपना कोचिंग ले सकते हो। आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारे लोग बिस्तर में बैठ के वीडियो देख रहे होंगे, तो कितनी सस्ती हो गई है। तो ये सब डिजिटल शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो पाया है। एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है स्वयं। क्या नाम है इसका? स्वयं। स्वयं एप्लीकेशन, इसका तो पहले आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिए। स्वयं का अगर मैं बात करूं तो स्टडी वेब्स ऑफ
एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये इसका फुल फॉर्म है, स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, ये किस लिए है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा केंद्र है, ये क्या है, राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा केंद्र है। इसमें जो आपके बड़े कोर्स होते हैं जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कोर्स होते हैं वो इसमें निःशुल्क स्टडी कराया जाता है। स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बड़े बड़े कोर्स होते हैं जो काफ़ी महंगे होते हैं, स्वयं प्लेटफॉर्म पर उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है ऑडियो वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, महंगे कोचिंग सेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो सब एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं प्लेटफॉर्म पर जाकर आईआईटी एनआईटी की तैयारी कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं वो भी यहाँ पर पढ़ाए गए हैं। ठीक है, निःशुल्क अध्ययन सामग्री प्रोवाइड कराई गई है ताकि सभी लोगों को जो है पढ़ने का मौका मिले। इसके अलावा दोस्तों एक एप्लीकेशन और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दीक्षा पोर्टल लिखा हुआ है। इसका भी फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आपने जो स्वयं प्लेटफॉर्म देखा ये किसके लिए है, ये विद्यार्थियों के लिए है और टीचर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो टीचर्स के लिए आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म या दीक्षा पोर्टल है, ये पोर्टल है टीचर्स के लिए। ये किसके लिए है, ये टीचर्स के लिए है। राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म है, यहां पर टीचर जाकर अपना अध्ययन कर सकते हैं। डिजिटल कंटेंट का यहाँ पर भंडार है, जो भी विषय आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे उस विषय से संबंधित आपको कंटेंट दीक्षा पोर्टल पर मिल जाएगा। तो ये स्वयं जो है ये विद्यार्थियों के लिए है। पूछ सकता है परीक्षा में कि स्वयं प्लेटफॉर्म किसके लिए है, टीचर्स के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है, या कृषि में काम करने वाले किसानों के लिए है। इस तरह से प्रश्न अगर बनता है तो आप याद रखिएगा स्वयं प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए है, ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध कराता है। दीक्षा पोर्टल भी पूछ सकता है किसके लिए है, तो दीक्षा पोर्टल टीचर्स के लिए है, वहां पर जाकर वो जो कंटेंट वगैरह है उसका रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एक है मॉक एवं ऑनलाइन सर्टिफिकेट। ये क्या है, ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका मतलब है स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ये ऑनलाइन कोर्स है। अगर आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, स्किल संबंधित कुछ सीखना है, तो ये मॉक संस्था जो है ये ऑनलाइन सर्टिफिकेशन आपको देती है। स्किल से संबंधित, इसको लिख लीजिए, स्किल से संबंधित क्या है, MOOC मॉक्स। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसको आप लोग अपने कॉपी पे लिख सकते हैं। इसके बाद है दोस्तों विज्ञान आधारित कौशल। ये डिजिटल शिक्षा की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि विज्ञान आधारित जो कौशल है उसके बारे में क्या जो है उपाय किए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेम शिक्षा। स्टेम शिक्षा का क्या मतलब है, स्टेम का अगर फुल फॉर्म आप जानेंगे तो इसका मतलब है साइंस, S फॉर साइंस होता है, T फॉर टेक्नोलॉजी होता है, E फॉर इंजीनियरिंग होता है और M फॉर मैथमेटिक्स। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, स्टेम शिक्षा, ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, आपको बस नहीं पता है। यानी कि इन सभी के बारे में आपको जो है शिक्षित करना वो स्टेम शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से। दूसरा है अटल टिंकरिंग लैब्स, ATL। ये आर्ट, इसको मत कंफ्यूज कर लीजिएगा आर्ट बालाजी वाले से ठीक है, तो ये ATL है, अटल टिंकरिंग लैब्स। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म आपने देखा अटल टिंकरिंग लैब है, ये है। इसके बाद में ये स्कूल स्तर पर, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि सिर्फ थ्योरी मत रटाओ, बच्चे को करके सिखाओ।
यानी कि क्रियात्मक रूप से स्टडी हो, प्रयोगात्मक रूप से स्टडी हो, करके सीखना, खेल के सीखना, प्रैक्टिकल करके सीखना, प्रयोजनवाद सिद्धांत के हिसाब से पढ़ाई करवाना। तो ये सब क्या है, ये अटल टिंकरिंग लैब्स के हिसाब से होता है। इसमें बच्चों का जो सांस्कृतिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, प्रयोगात्मक शिक्षा होती है, ये सारी चीजें दी जाती है ताकि बच्चा जो है ये न्यू इनोवेशन की तरफ जो है आकर्षित हो। इससे क्या होगा, बच्चा न्यू इनोवेशन की तरफ आकर्षित होगा, नई नई चीजों के बारे में खोजने की कोशिश करेगा। ये जो है अटल टिंकरिंग लैब्स के हिसाब से जो है ये किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों है इनोवेशन एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। हमारे देश में इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बनाया जा रहा है ताकि जो है अधिक से अधिक लोग इनोवेशन और स्टार्टअप की तरफ चलें। इसके अलावा वर्चुअल लैब एवं एआई है, प्रयोगशाला संसाधनों की डिजिटल पहुंच। जो भी प्रयोगशाला संसाधन है, आपको पता है हम लोग प्रैक्टिकल करते थे हाई स्कूल में, तो क्या ही प्रैक्टिकल होता था, चीजें रटी रटाई होती थी और कुछ ज्यादा करते नहीं थे हम लोग। अब यहाँ पर क्या है, प्रयोगशाला संसाधन, जितने भी प्रयोगशाला से संबंधित डिवाइसेस इक्विपमेंट्स हैं उनको उन तक डिजिटल पहुंच। इसके बाद में एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली, सब जगह पर जो है एआई से संबंधित आप जानकारी समझ सकते हो। थोड़ा सा वर्चुअल लैब के हिसाब से आजकल की जो प्रयोगशाला है उनको ढालने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी डाउट हो तो वो एआई के माध्यम से बच्चा वहां पर सॉल्यूशन खोज ले, और कुछ भी अगर उसको जानना हो तो वहां पर वो प्रैक्टिकल कर ले। ठीक है, वर्चुअल लैब एक तरह से बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों ये हमने देखा वर्चुअल लैब एवं एआई के बारे में, विज्ञान और आधारित कौशल के विकास के बारे में देखा हमने, डिजिटल शिक्षा के बारे में देखा, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास से संबंधित इतना ही आपको जानना है। इसके बाद अब हम आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार में। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, सूचना प्रौद्योगिकी जैसा कि आपको पता है, सूचना प्रौद्योगिकी के विकास पे हम नहीं जाएंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल हम लोग टॉपिक पे ही फोकस रहते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आई थिंक। तो यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार का जो है यूज हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं उसको देख लीजिए फटाफट। एक तो है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन में 2-3 सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे सबसे बड़ा जो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है वो है करप्शन। करप्शन काफी हद तक कम हो गया है ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से। जैसे अगर हम बात करें ई गवर्नेंस की, ई गवर्नेंस का मतलब होता है सरकारी सेवाओं को डिजिटल, पारदर्शी और तेज बनाना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, गवर्नेंस यानी कि सरकारी सेवाएं जो होती हैं उनको डिजिटलाइज्ड करना, उनको ट्रांसपेरेंट बनाना। जो चीज है वो चीज है, कोई इसमें धांधली वगैरह नहीं हो रही है, और उसको फास्ट ट्रैक पे करना। जैसे यहाँ पर अगर हम ऑनलाइन सेवा की बात करें, आधार कार्ड बनवाते हैं, आपका आधार कार्ड बनवाना है, आप जाइए डाक विभाग पे जाएंगे या किसी भी बैंक वगैरह में जहां भी आधार केंद्र लगता है, वहां जाके आप एप्लीकेशन देंगे, फटाक से आपका आधार कार्ड बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन मोड पे या किसी से संपर्क करके उसको 1,000-500 रुपया देके, मतलब उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर निर्भरता नहीं है, ना प्रधान बनाएंगे ना सहायक बनाएंगे। आधार कार्ड अब कंप्यूटराइज्ड बनता है। हालांकि दोस्तों आधार कार्ड बनवाने के लिए भी लोग जो गांव में होते हैं वो पैसा चार्ज कर लेते हैं, 50 रुपए से 100 रुपए तक का भी चार्ज वो लोग ले लेते हैं, जबकि ये फ्री सर्विस है। और ये चार्ज पता है कौन ले रहा होता है, ये सब नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, अदरवाइज वो कहीं पता चले हमारा ही वीडियो देख रहे हो तो उनको लगेगा कि भाई हम उनके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज होता है, ले लेते हैं लोग। इसमें देखिए आधार सेवा को सरकारी ऑनलाइन बना दिया गया है, डिजी लॉकर बनाया गया है, जिसमें आप सभी लोग अपना जो डॉक्यूमेंट वगैरह है संबंधित, जो आपसे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको आप डिजी लॉकर में सेव रख सकते हैं। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट लेके साथ चलने की आवश्यकता नहीं है। आप दिल्ली गए, आपको इंटरव्यू देना है, कुछ इमरजेंसी पड़ गई, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो डिजी लॉकर ओपन करेंगे, रजिस्टर आप किए ही होंगे, जस्ट आपको लॉगिन करना है, वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनका आप प्रिंट आउट निकाल के फटाक से आप उपयोग कर सकते हैं डिजी लॉकर के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों ऑनलाइन सर्टिफिकेट का कोर्स भी चलता है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट जैसे आप ट्रिपल सी वगैरह करते हो, ये सब क्या है, ट्रिपल सी करते हो, ओ लेवल डिप्लोमा करते हो, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि आपका ऑनलाइन चलता है। इसके अलावा ऑनलाइन अब राशन भी बनता है, पेंशन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अब आप ऑनलाइन करते ही हैं। अदरवाइज पहले स्कॉलरशिप का फॉर्म मिलता था, किसी दुकान पे जाते थे, स्कॉलरशिप का फॉर्म लेके भरते थे, उसको जमा करते थे, फिर वो स्कॉलरशिप जाता, ये बहुत लंबा प्रोसेस था। अब ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये सब दोस्तों क्या है, ये सब ई गवर्नेंस के अंतर्गत, डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत
जो सेवाएं लाई गई हैं, चाहे वो डिजिटल शासन प्रणाली हो, चाहे वो ऑनलाइन सेवा हो, ये सब में ट्रांसपेरेंसी आई है, सर्विस तेज हुई है, और इसके अलावा जो है डिजिटलाइज्ड इसको किया गया। ठीक है, अब हम आते हैं डिजिटल भुगतान प्रणाली पे। डिजिटल भुगतान प्रणाली के बारे में बताना मैं आवश्यक ही नहीं समझता हूं, क्योंकि इसके बारे में सभी को पता होगा। यूपीआई, भीम और रुपए ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट होता है, कैशलेस अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल रहा है, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी है। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं, कुछ घूस वगैरह का मुद्दा है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे तो रिकॉर्ड में वो आ जाएगा। इसलिए जहां पर भी घूस की बात होती है, वो टेबल के नीचे से ऑनलाइन नहीं नगद पैसा लेते हैं। ठीक है, और वहां पर भी अगर आपने कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया, अभी आपने देखा होगा, आई थिंक मुंबई का केस है कि तमिलनाडु का, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन 3 स्टार दरोगा की स्थिति क्या हो गई थी, बेचारा कितना डर गया था, चिल्ला रहा था, उसको करप्शन टीम ने जो है रंगे हाथ 4 लाख का घूस लेते हुए पकड़ लिया। 4 लाख का घूस ले रहा था, रंगे हाथ वीडियो बना, करप्शन टीम ने उसको पकड़ा और बहुत तेज से वो चिल्ला रहा था। वो मतलब बहुत, उसको देख के बहुत ऐसा लग रहा था कि इसने करप्शन किया ही क्यों। ठीक है, तो ये स्थिति थी। अभी भी ये स्थिति है, करप्शन चल रहा है, लेकिन जहां पर भी अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो वो करप्शन के रिकॉर्ड में नहीं आएगा। अगर आता भी है, कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ जो है रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो ये पारदर्शिता और भ्रष्टाचार में कमी को लेकर जो है डिजिटल भुगतान प्रणाली की बात की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, उन्नत संचार तकनीक है, जिसमें 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग आप लोग कर ही रहे होंगे। क्लाउड, AI, IoT, क्लाउड के माध्यम से आप डेटा को स्टोर करते हैं ऑनलाइन, जैसा कि आपका कोई वीडियो है, प्राइवेट वीडियो या कुछ भी है करके, आपके पास कोई ऐसा वीडियो है जिसको आप लाइफ टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग क्लाउड पे जाकर अपने वीडियो को डाल सकते हैं। ड्राइव है, वहां पर अपने वीडियो को डाल सकते हैं। और क्लाउड, आई थिंक ऑनलाइन जूमिंग में भी क्लाउड का यूज होता है। जो डेटा चल रहा होता है सर्वर टू जो कंज्यूमर होता है, यानी कि जो प्रोवाइडर टू कंज्यूमर होता है, वो जो डेटा चल रहा होता है वो क्लाउड पे स्टोर हो रहा होता है, तो वहां पर थोड़ी सर्विस फास्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार मैं जूम मीटिंग अटेम्प्ट कर रहा था, तो वो जो डेटा था वो क्लाउड के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या है, ऑनलाइन डेटा स्टोर का काम करता है, एक तरह से कह देते हैं, और लाइफ टाइम के लिए डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। इसके अलावा AI और IoT है ही है, आप लोग देख रहे होंगे, साइबर सुरक्षा नीति में भी साइंस एंड टेक का उपयोग हो रहा है। लास्ट है दोस्तों, लास्ट क्या, इसके बाद परिवहन भी हम देखेंगे, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ऊर्जा एवं पर्यावरण संरक्षण हम लोग फटाफट देख लेते हैं। इसमें एक फुल फॉर्म है, आप लोग याद रखिए, उजाला योजना। उजाला योजना, उज्ज्वला से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, उज्ज्वला से आपको कंफ्यूज नहीं करना, यह है उजाला योजना। ये ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है, जिसमें आप पहले देखते होंगे जो बल्ब आते थे वो 100 वाट के होते थे, वो पीले पीले वाले बल्ब 100 वाट के बल्ब होते थे, और काफी हाई एनर्जी कंज्यूम करते थे, मतलब बहुत ज्यादा यूनिट खाते भी थे। अभी क्या है, LED आप देख रहे होंगे, सबके घर पे LED लग गई है। ये LED जो लगी है, ये किस योजना के अंतर्गत लगी है, ये उजाला योजना के अंतर्गत लगी है। उजाला का फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। इसमें क्या हुआ, पहले LED के बल्ब भी महंगे आते थे, आपको पता है, LED के बल्ब 250-300 रुपए के मिलते थे, और ये जो ये वाले बल्ब होते हैं जो हाई एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ये वाले बल्ब 10-20 रुपए में मिल जाते थे। पहले LED का बल्ब लेना भी एक तरह से लोग कहते थे कि भैया इनके पास पैसा है तब LED बल्ब जला रहे हैं, स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे बहुत सारी योजनाएं आई, जिसमें सब गवर्नमेंट को पता चला कि ये जो 100 वाट वाला बल्ब है, इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है, एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है, और कस्टमर क्या कर रहा है, बार बार यही खरीद रहा है सस्ते के चक्कर में। भुगतान वो 10 रुपए का कर रहा है, और पहले बिजली का बिल यूनिट जैसी कोई चीज नहीं थी गांव क्षेत्र में, आपके यहाँ कनेक्शन आ गया तो आप कितना भी बल्ब जलाओ। अभी भी बहुत जगह पे बिजली का बिल वगैरह नहीं आता है, कम आता है, मीटर नहीं लगा उनके यहाँ, स्मार्ट मीटर की तो बात ही छोड़ो। तो वहां पर क्या होता है, लोग 100 वाट का बल्ब जला लेते हैं, और बहुत ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक या लाइट उनके यहाँ कंज्यूम हो जाती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये योजना लाया, उजाला योजना, जिसमें उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल,
इसमें एलईडी बल्ब को सस्ता कर दिया गया। आज आप मार्केट में जाएंगे तो 50 रुपए में आपको एलईडी बल्ब मिल जाता है 1 साल की वारंटी के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस योजना के अंतर्गत हुई। इसमें सौर ऊर्जा मिशन, बायो पवन, बायो एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये सारी चीजें जो है, इसका जो केंद्र है ये भी याद रखिएगा, हमारे आई थिंक हरियाणा गुरुग्राम में है। हरियाणा गुरुग्राम में है जो सोलर अलायंस वाला जो केंद्र है, कह सकते हैं इंटरनेशनल सोलर एनर्जी कहाँ पर है, तो वो आपके हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें आपने देख ली। ऊर्जा खपत में कमी होती है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि कार्बन उत्सर्जन में भी कमी होती है, कार्बन उत्सर्जन में कमी। फिर आप देख रहे होंगे स्टार रेटिंग सुविधा, जो आजकल आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, ये स्टार रेटिंग क्या है। जैसे यहाँ पर एलईडी बल्ब आप लेने गए, तो एलईडी बल्ब छोड़ दीजिए, लेकिन जो बड़े सामान होते हैं, जैसे आप फ्रिज लेने गए, या फिर आप एसी खरीद रहे हो, या फिर आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो, या फिर आप कूलर ले रहे हो। ठीक है, तो इन सब में क्या है, इन सब में स्टार रेटिंग चलता है। जितना बढ़िया स्टार होगा, 5 स्टार दिया जाता है। ठीक है, 5 स्टार छपा रहता है ऐसे करके, 5 स्टार। ठीक है, तो जितना स्टार दिया होगा, जैसे मान लिया कि 2 स्टार दिया है किसी डिवाइस को, तो वहां पर इसका मतलब यह है कि वो एनर्जी खाएगा। 3 स्टार दे दिया तो कुछ कम एनर्जी खाएगा, 4 स्टार दे दिया तो मैक्सिमम एनर्जी को सेव करेगा। 5 स्टार सबसे बढ़िया माना जाता है, थोड़ा महंगा आता है। महंगा यहाँ पे जितना स्टार आप लेते जाएंगे उतनी महंगाई भी बढ़ती जाएगी। जैसे जो चीज 20,000 रुपए में मिल रहा था, 2 स्टार 5 स्टार आते आते उसका दाम 28,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा वो महंगा मिल जाता है। लेकिन हाँ, स्टार से क्या होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम होता है पर्टिकुलर उस डिवाइस से, अगर वो पॉल्यूशन कर रही है। इसके अलावा बिजली का बिल दोस्तों कम आता है। जितना बढ़िया स्टार होगा उतना बिजली का बिल कम कंज्यूम होगा, इससे बिजली का बिल कम आएगा। इसीलिए लोग जो एसी वगैरह लेते हैं, स्टार देख के लेते हैं कि भैया कम से कम 3 स्टार तो मिनिमम होना चाहिए। 4 5 पे भी लोग शिफ्ट होते हैं ताकि बिजली का बिल कम आए। वॉशिंग, जैसे जो डेली दिनचर्या में यूज होने वाली चीजें हैं, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये 2 चीज दोस्तों स्टार देख के ही लेना चाहिए। एसी आप तब भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, ये सब डेली डे में आप यूज करते हो, तो यहाँ पर स्टार देखकर आपको लेना चाहिए ताकि जो बिजली का बिल है वो आपका कम आए। ठीक है, तो स्टार रेटिंग सिस्टम चलता है यहाँ पर एफिशिएंसी मापने के लिए कि उस पर्टिकुलर डिवाइस की एफिशिएंसी क्या है। इसके अलावा पर्यावरण निगरानी में AQI मॉनिटरिंग होती है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली की सीएम ने जो बयान दिया है उसके विपरीत इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, ना कि कुछ उन्होंने और दिया था आई थिंक। इसमें क्या होता है, वायु की गुणवत्ता सूचकांक को जांचा जाता है। जैसे वायु में PM2.5 कितना है, PM2.10 के कण है, NO2 है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें जो है मापी जाती हैं। इसके माध्यम से जो है AQI मॉनिटरिंग, इसका रिपोर्ट, इसका सूचकांक तैयार किया जाता है। इसके अलावा रिमोट सेंसिंग से वन संरक्षण, ये सब क्या है, ये सब चीजें जो है ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में साइंस एंड टेक के उपयोग के माध्यम से ये सारी चीजें सुरक्षित हो रही हैं। अब हम आते हैं परिवहन एवं अवसंरचना में। तो परिवहन एवं अवसंरचना में स्मार्ट परिवहन, जैसे आपका आजकल मेट्रो रेल चल रहा है, ई टिकटिंग चल रहा है, इंटेलिजेंट ट्रैफिकिंग चल रहा है। एक सेकंड, तो ये सारी चीजें जो है हम उपयोग में ला रहे हैं। मेट्रो रेल, ई टिकटिंग, अब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे दोस्तों तो वीडियो बहुत लंबा होगा। इसको थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पे हम लोग बात करते हैं बस, ठीक है, बाकी यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। ये उपग्रह आधारित सेवाएं में ये जो NAVIC आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नाविक। नाविक ये एप्लीकेशन है हमारे यहाँ। जैसे आप GPS यूज करते हैं गूगल मैप पे, ऐसे ही हमारे यहाँ जो खुद का इंडियन मेड इन इंडिया GPS है उसको बोलते हैं नाविक। ठीक है, ये L नहीं है, ये I है, NAVIC। NAV का मतलब होता है नेविगेशन, I का मतलब होता है इंडियन, और C का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, एग्जाम बन सकता है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ का मेड इन इंडिया ऐप है। तो बन सकता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा
ऐप है जो इंडिया मेड जीपीएस है, तो वहां पे 2-4 एप्लीकेशन दे देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नाविक आपको लगाना है, इसका फुल फॉर्म नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन है, ठीक है। वाहन ट्रैफिकिंग में ये काम आता है। यह भारत का स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, जैसे जहाज हो गया, वाहन हो गया, या कोई भी अगर वाहन है तो उसका जो सटीक लोकेशन होता है उसका जो है जानकारी हम लोग इससे पता लगा सकते हैं। इससे क्या है, ट्रैफिकिंग में कमी आती है। जीपीएस के द्वारा जो है लॉजिस्टिक ट्रक जो होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, सामान को यहाँ वहाँ पहुँचाते हैं, उनका हम रियल टाइम ट्रैकिंग इसके माध्यम से करते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, ब्रॉड लेवल पे इसका उपयोग नहीं हो रहा है। आम जनता अभी भी जो गूगल का जीपीएस है उसी को यूज कर रही है। लेकिन जहां पर थोड़ा सा राष्ट्रीय सुरक्षा या इंडियन से संबंधित कुछ बड़े जो विभाग हैं, वहां पर अगर कुछ जरूरी नेविगेशन या ट्रैकिंग होती है तो वो नाविक के माध्यम से ही होती है, ठीक है। हम लोग भले ही यूज ना कर रहे हो, लेकिन जो बड़े विभाग हैं, जहां जैसे परिवहन विभाग हो गया, तो वहां पर जो ट्रैकिंग होती है वहां पर नाविक के माध्यम से होती है। जो लॉजिस्टिक ट्रक होते हैं जिनमें बड़े बड़े सामानों को लाद कर भेजा जाता है, तो सिक्योरिटी के लिए चीजें की जाती है कि हमारे इंडिया का है तो वो जेन्युइन होगा, विश्वास योग्य होगा। जीपीएस ऑनलाइन गूगल वाला तो भाई है, कुछ भी वो कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सरकारी कर्मचारी है या सरकारी विभाग है, वहां पर नाविक का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन है, जिसमें बैटरी की अगर हम बात करें तो आपने अभी तक लिथियम बैटरी के बारे में सुनी होगी, लिथियम बैटरी। लेकिन एक बैटरी आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत चर्चा में है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चर्चा कर लेता हूँ। लिथियम आयन बैटरी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। लिथियम आयन बैटरी जो बाइक्स में प्रयोग होती है, कार में प्रयोग होती है, जो आप टेम्पो वगैरह देखते हो, ई रिक्शा वगैरह देखते हो, इन सब में कौन सी बैटरी प्रयोग होती है? तो इन सब में लिथियम आयन बैटरी प्रयोग होती है। लेकिन आजकल जो बैटरी प्रयोग हो रहा है वो है सॉलिड स्टेट बैटरी। सॉलिड स्टेट बैटरी अभी ये प्रयोग में नहीं आया है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, प्रयोग में नहीं आया है। कुछ बड़ी जगहों पर जहां पे कुछ लोग हैं, अभी ट्रायल वगैरह में चल रहा है। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी आने के बाद में बहुत ज्यादा दोस्तों इंप्रूवमेंट होने वाला है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनमें अधिक सेफ्टी, ये जैसे लिथियम आयन बैटरी है, ये कभी एक आध साल के अंदर फट जाता है। जैसे ऑटो वगैरह चलाते हैं जो लोग, उनसे आप पूछे तो बैटरी फट जाती है, बैटरी खराब हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, एनर्जी सेव बहुत ज्यादा इसमें नहीं होता है, इसमें एनर्जी कम सेव होता है, इसलिए जो इसका बैकअप होता है वो कम होता है, लाइफ साइकिल कम होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक बैटरी ले ली तो 3-4 साल मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद में इसमें जो चार्जिंग होता है, इसको जब आप लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा चार्ज होने में, ठीक है। जैसे आपने ई रिक्शा चलाया, लाके खड़ा किया, उसको आप चार्ज कर रहे हो तो काफी टाइम लगेगा, तब तक आपको वेट करना हो जाता है, ठीक है। कहीं पे भी आप कार लेके जा रहे हो, आपका कार डिस्चार्ज हो गया, आप जहां पे भी भराया जा रहा है वहां पर आपको 15-20 मिनट, आधे घंटे तक वेट करना हो जाता है लिथियम आयन वाले में। लेकिन जब सॉलिड स्टेट बैटरी आ जाएगी और ये रनिंग स्टेट में आ जाएगी तो ये दोस्तों मोर सेफ है, ठीक है, अधिक सेफ है ये। इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत तगड़ा है, फटती नहीं है। हाई एनर्जी डेंसिटी, यानी कि इसमें जो एनर्जी है ये ज्यादा से ज्यादा स्टोर हो सकता है, जिससे जो इसका बैकअप होगा ये बहुत लंबा चलने वाला है। इसकी जो लाइफ साइकिल होगी वो भी बहुत लंबी चलने वाली है। एक बार आपने ले लिया तो 8-10 साल या और भी ज्यादा 10-20 साल तक आपको कोई टेंशन नहीं होगा। अभी इस पर रिपोर्ट आएगा तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी लाइफ साइकिल के बारे में उतना एग्जैक्ट नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी इतना मैं जानता हूं कि काफी ज्यादा जो है इसका लाइफ साइकिल रहने वाला है। इसके बाद में फास्ट चार्जिंग इसके अंतर्गत है। कितने देर में चार्ज हो जाएगा? तो मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट में फुल चार्ज। 9 मिनट तो इसका निकल के आया है कि 9 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, लेकिन मैं 10 मिनट बोल दे रहा हूं ताकि आप लोग जान पाए। 9 से 10 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा। तो सॉलिड स्टेट बैटरी पे काम चल रहा है। जिस दिन ये बैटरी आएगी उस दिन बूम बनने वाला है, और देखेंगे क्या होता है आगे चल के भविष्य में सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में। इसके अलावा आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा से संबंधित इसके बारे में हमने ऑलरेडी दोस्तों चर्चा किया है आपदा प्रबंधन वाले क्लास में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे। एनडीएमए वगैरह के बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है। बाकी अगर आप लोग लेखपाल की तैयारी बहुत ढंग से करना चाहते हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि ये क्लास पहले आपको कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर यहाँ तक बने हुए हैं। और समग्र अध्ययन करने के लिए हमारा एप्लीकेशन है ओलंपिक स्टडी, उसको आप सभी लोग डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको समग्र अध्ययन प्रोवाइड कराया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।